हेलो, वेलकम टू निदान हिंदी साहित्य चैनल। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। तो हम आज फिर से एक टेस्ट लगाने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो काफ़ी कम टाइम बचा है, बस कल का दिन है, परसों तो हमारा एग्ज़ाम है ना। तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए और कुछ बच्चे तो टेंशन में भी होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है। उनकी टेंशन दूर करने के लिए लेके आया हूँ टेस्ट। ये टेस्ट लगा कि आपको एकदम यकीन हो जाएगा कि हाँ, आपने काफ़ी पढ़ा है और आपको काफ़ी याद है, और जो पेपर होगा वो भी काफ़ी अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, तो अपने जो ट्रस्ट है, आपका जो विश्वास है, उसे मजबूत करने के लिए ये टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के संबंध पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अवहट्ट की नहीं है? अवहट्ट की विशेषता नहीं है, बतानी है। ऑप्शन ए, प्राकृत की तुलना में तद्भव शब्द का अधिक प्रयोग। ऑप्शन बी, प्रसंगों कारक चिन्हों का स्वतंत्र प्रयोग शुरू। ऑप्शन सी, पूर्णतया संयोगात्मक भाषा का रूप। ऑप्शन डी, स्वर घात का बलात्मक होना। कौन सी विशेषता अवहट्ट की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सी, पूर्णतया संयोगात्मक भाषा का रूप। ये अवहट्ट की विशेषता नहीं है, बाकी सब अवहट्ट की विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिम हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए ब्रज, बी बुंदेली, सी अवधी, डी कन्नौजी। कौन सी नहीं आती है? अवधी। अवधी कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है? कमेंट में बताइए। चुभते चौपदे और चोखे चौपते जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियां किस कवि की रचनाएं हैं? ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद मिश्र, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिओद, सी मैथिली शरण गुप्त, या डी श्रीधर पाठक। किसकी रचना है ये? ठीक है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटो के काव्य सिद्धांत के संदर्भ में उन्होंने कला को क्या माना? ऑप्शन ए, सत्य की अनुकृति। ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरीय प्रेरणा का प्रत्यक्ष रूप। ऑप्शन सी, समाज का दर्पण, या ऑप्शन डी, विरेचन का माध्यम। काव्य सिद्धांत के संदर्भ में क्या है? कला को क्या माना है प्लेटो ने? सत्य की अनुकृति माना है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, लखनऊ की कब्र नामक प्रसिद्ध उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? ए, मुंशी प्रेमचंद, बी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, सी लाला श्रीनिवास दास, या डी बालकृष्ण भट्ट। लखनऊ की कब्र नामक प्रसिद्ध उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी है। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध और नाथ साहित्य के वैचारिक आधार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है ना, ध्यान रखना, असत्य बताना है। ऑप्शन ए, सिद्धों ने वाम मार्गी साधना पर बल दिया।
ऑप्शन नंबर बी, नाथ ने हठ योग को अपनी साधना का मुख्य अंग माना। ऑप्शन सी, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाती है। नाथ साहित्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो इसमें कौन सा असत्य है? ये नाथों में श्रृंगार रस नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ठकुरी बाबा रचना के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण या रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर बी, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। सी, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। या डी, यह शिवरानी देवी द्वारा रचित जीवनी का अंश है। क्या है ये? ठकुरी बाबा। पढ़ाई होगा भाई साहब, इजी लग रहा है ना, सिलेबस से आया है ये क्वेश्चन। मैं सिलेबस करके सिलेबस को रिवीजन करवा रहा था, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था मेरे वीडियो में, तो फिर मैंने छोड़ दिया। यूनिट 5 तक करवाया, 4-6 तक करवाया, फिर बाकी 5 छोड़ दी, 5 ही करवाई। अब उसके लिए टाइम भी नहीं है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो चुका था, तो कोई बात नहीं। इसका होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 8, टी.एस. इलियट के निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत का मुख्य अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, कवि के व्यक्तिगत भावों का ही काव्य में पूर्ण प्रकटीकरण। ऑप्शन बी, कविता कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। सी, कविता में समाज के निर्धन वर्ग का चित्रण होना चाहिए। या डी, काव्य पूर्णतः कल्पना पर आधारित होना चाहिए। अर्थ क्या है निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत का? ऑप्शन नंबर बी, कविता के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। क्वेश्चन नंबर 9, अंधेरे में कविता मुक्तिबोध द्वारा रचित में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? कविता संग्रह है ना ये, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस कविता ये। ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी व्यवस्था का अपूर्ण ज्ञान और बौद्धिक त्रासदी का। सी, शेष वर्ग के क्रूर शासक का, शोषक वर्ग के क्रूर शासक का। या एक पौराणिक दानव का। किसका है? ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है बताना आपको। ये अपूर्ण ज्ञान और बौद्धिक त्रासदी का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है बताना है। ए, मेलांचल, बी, तीसरी कसम, सी, लाल पान की बेगम, या कोसी का कटवार। कौन सी फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना नहीं है? कोसी का कटवार, ये किसकी रचना है? कमेंट करो भाई साहब। रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण का सिद्धांत सबसे पहले किस आचार्य ने प्रस्तुत किया था? साधारणीकरण का सिद्धांत सबसे पहले किस आचार्य ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए, आचार्य अभिनव गुप्त, बी, आचार्य शंकुक, ऑप्शन सी, भट्टनायक भट्टलोलट। किसने किया था? भट्टनायक ने सबसे पहले निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया था। साधारणीकरण भट्टनायक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12,
कालक्रम के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। कालक्रम के अनुसार सही लगाना है ना। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ पहले आपको। ऑप्शन है परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, गोदान, तमस। ऑप्शन बी है देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान और तमस। ऑप्शन सी देवरानी जेठानी की कहानी, गोदान, परीक्षा गुरु, तमस। ऑप्शन टी परीक्षा गुरु, गोदान, देवरानी जेठानी की कहानी और तमस। देखो, अगर आपने उपन्यास पढ़ा है, उसका इतिहास भी पढ़ा है, तो आपको याद होना चाहिए कि देवरानी जेठानी की कहानी 1970 की कहानी है, 1870 की कहानी है। परीक्षा गुरु 1882 की कहानी है, ये 81 की है, 82 की कहानी। गोदान 1936 की कहानी है। तमस 1970 71 ऐसे कुछ है ना, 47 है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, है ना। तो तमस को साइड में छोड़ते हैं, फिर भी देवरानी जेठानी पहले और परीक्षा गुरु बाद में आना चाहिए। तो ऐसा कहीं लग रहा है ऑप्शन बी में ना, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, फिर तमस आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, खड़ी बोली गद्य के आरंभिक विकास में पोर्ट विलियम कॉलेज के किस विद्वान का योगदान प्रेम सागर की रचना के रूप में है? ए सदल मिश्र, बी मुंशी इंशाल्लाह खां, सी लल्लू लाल, या डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। किसका योगदान है प्रेम सागर की रचना में? लल्लू लाल का है, लल्लू लाल। देखो, अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके अपना टाइम ले सकते हो, ठीक है। हालांकि मुझे पता है टाइम नहीं है आपके पास, तो अपनी स्पीड के साथ मेरे साथ कंटिन्यू लगाते जाओ, है ना। स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी भाई साहब, ठीक है। भाई साहब से मेरा मतलब दोनों है ना, मेल फीमेल। ये तो किसी को लगेगा कि नहीं, लड़कों को बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14, नागमती वियोग खंड, ठीक है, जायसी ग्रंथावली में किस ऋतु महीने से विरह वर्णन का प्रारंभ हुआ है? विरह वर्णन हुआ है, ठीक है, नागमती वियोग खंड में। तो किस माह से हुआ है आपको बताना है। ए चैत्र, बी आषाढ़, सी श्रावण, या डी कार्तिक। कौन से मास से हुआ है? श्रावण मास, आषाढ़ में हुआ था, ठीक है, आषाढ़ मास में हुआ था। श्रावण तो ऐसे ही निकाला था मैंने जबरदस्ती, ठीक है, आषाढ़ मास से हुआ था प्रारंभ। 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है? स्तंभों की बात हो रही है, ठीक है, मैंने कभी बताया था आपको, अगर आपने मेरी पूरी क्लासेस अभी तक ली है आज तक, तो मैंने बताया था कि 4 स्तंभ हैं छायावाद के, है ना। और वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए कि छायावाद के 4 स्तंभ कवि हैं, उनमें से कौन से नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी रामधारी सिंह दिनकर, या डी महादेवी वर्मा। इसमें अलग कौन है? दिनकर जी, ये छायावाद के है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, कामायनी में इड़ा सर्ग का प्रतीक माना गया है। इड़ा सर्ग को किसका प्रतीक माना गया है? ए हृदय का प्रतीक, बी तर्क बुद्धि का प्रतीक, सी कर्म का प्रतीक, या श्रद्धा का प्रतीक। इसको बुद्धि का प्रतीक माना है ना इड़ा को। क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है और यह किस विधा की रचना है? ठीक है, इसके लेखक कौन है और विधा बतानी है आपको। ऑप्शन है अज्ञेय की है, यात्रा वृत्तांत है, बी रामधारी सिंह दिनकर की है, सांस्कृतिक इतिहास और निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आलोचना है, रामविलास शर्मा की है, जीवनी है। नहीं, ये दिनकर जी की रचना है, सांस्कृतिक इतिहास और निबंध है। क्वेश्चन नंबर 18, मार्क्सवादी दर्शन का साहित्य पर प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा जिससे हिंदी में एक विशेष आंदोलन के रूप में जाना जाता है? क्या प्रभाव पड़ा?
प्रयोगवाद का प्रभाव, प्रगतिवाद का प्रभाव, नई कविता का प्रभाव, स्वच्छंदतावाद का प्रभाव। मतलब कहाँ पर पड़ा है ये बताना है ना। मार्क्सवाद दर्शन का प्रभाव कहाँ पे पड़ा है, कौन से युग में पड़ा है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कौन से युग में मार्क्सवादी दर्शन सबसे अधिक फॉलो किया जाता है, प्रयोगवाद में, है ना। प्रयोगवाद को लगभग मार्क्सवादी दर्शन ही किया जाता है ना। दूसरा नाम ही है मार्क्सवाद। आषाढ़ का एक दिन नाटक का मुख्य विषय क्या है। ए, महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति, कालिदास के जीवन और प्रेम के द्वंद्व, मौर्य साम्राज्य का पतन, मध्यकालीन राजनीतिक षड्यंत्र। तो क्या है ये आषाढ़ का मुख्य विषय, कालिदास के जीवन और प्रेम का द्वंद्व है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। ए, क्वेश्चन नंबर 1343, क्वेश्चन नंबर 1351, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी 1348 या ऑप्शन नंबर डी 1345। कौन सा है, सबको पता है यार, 1343। क्वेश्चन नंबर 21, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ए, यात्रा वृत्तांत, बी, रेखा चित्र, आत्मकथा या रिपोर्टाज। किस विधा की रचना है। ये वन लाइनर है, ऐसे तो बहुत इजी है, ये सिलेबस से ही पूछा गया है ना। ये तो सब तो याद रखना है, बहुत जरूरी है। सिलेबस से पूछे गए क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं होने चाहिए ना। ये एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 22, चीफ की दावत कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी ने समाज की किस समस्या पर व्यंग किया है। ए, दहेज प्रथा, बी, सांप्रदायिकता, सी, मध्यवर्गीय अवसरवादिता और बुजुर्ग की अपेक्षा या भ्रष्टाचार। ऑप्शन सी सही आएगा ना, मध्यवर्गीय अवसरवादिता और बुजुर्गों की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 23, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का संबंध मूलतः किस विधा से है। महाकाव्य, त्रासदी, प्रहसन या लिरिक प्रगति। किससे है संबंध इसका। बी, त्रासदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखूनों को किसका प्रतीक माना। मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति का, मनुष्य के सौंदर्य बोध का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, वैज्ञानिक प्रगति का। किसका प्रतीक माना है। मनुष्य के पार्श्विक प्रवृत्ति का। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है बताना है, बाकी सब तो अज्ञेय। क्योंकि शेखर एक जीवनी, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, ब्रह्म राक्षस। बहुत इजी हो गया ना, अज्ञेय की ब्रह्म राक्षस कहाँ हो गया, वो तो मुक्तिबोध की है। क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिम हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। पश्चिम हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है बताना है ना। ए, मागधी अपभ्रंश, बी, अर्धमागधी, सी, शोरसेनी या खस। ऐसे वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और कंफ्यूज होने के लिए बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा ना, शोरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था में खंड्यतर स्वनिम के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। खंड्यतर स्वनिम। ऑप्शन ए, स्वर और व्यंजन को, ऑप्शन बी, अनुनासिकता और अनुनातन, ऑप्शन बी, उपसर्ग या प्रत्यय, या ऑप्शन डी, संज्ञा और सर्वनाम। कैसे शामिल किया गया है, जल्दी से बताइए, हमारे पास बहुत टाइम कम है ना, जल्दी जल्दी बताना है। और जल्दी से 50 सब्सक्राइबर करा दीजिए ताकि मैं लाइव आकर आप सबसे बात कर सकूं, है ना, ताकि आप सबकी फरमाइश पता चले, आप क्या चाहते हो सब पता चले, है ना। चले, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन बी,
ठीक है, अनुनासिकता और अनुतान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूपों में संपर्क भाषा का मुख्य कार्य क्या है? हिंदी भाषा के विविध रूप है, आप सभी को पता है, लेकिन जो संपर्क भाषा है उसका कार्य क्या है? केवल सरकारी कामकाज को संपन्न करना, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतीक का प्रतिनिधित्व करना, सी, दो विभिन्न भाषाभाषी समुदायों के बीच विचार विनिमय का माध्यम बनना, या डी, साहित्य सर्जन की मानक भाषा होना। क्या होगा? जैसे कि इसके शब्द से ही पता चलता है, संपर्क भाषा। संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। और यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सी ठीक इसका वर्णन कर रहा है ना, दो विभिन्न भाषाभाषी समुदायों के बीच विचार विनिमय का माध्यम बनना। क्वेश्चन नंबर 29, आदिकालीन साहित्य में सिद्ध और नाथ साहित्य की किस प्रवृत्ति ने बाद में भक्ति काल के निर्गुण संतों जैसे कबीर को सर्वाधिक प्रभावित किया? आपके ऑप्शन है ए, रहस्यवादी भावना और बाह्य आडंबरों का विरोध, ऑप्शन बी, राजश्रयी प्रवृत्तियां, ऑप्शन सी, प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा, सगुण सकार की उपासना। आदिकालीन साहित्य में है ना, सिद्धनाथ साहित्य की प्रवृत्ति के बाद भक्ति काल निर्गुण संतों में सर्वाधिक क्या प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए, रहस्यवादी भावना और बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीरदास ने किया था ना, उनके दोहे पढ़ को देखो, सब पता चलेगा। स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म के प्रवर्तकों में से एक विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत पर मतलब किस पर जोर देता है आपको बताने। ऑप्शन है, काव्य की भाषा और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, काव्य में अत्यधिक अलंकरण होना चाहिए, कविता केवल उच्च वर्ग की भाषा में लिखी जानी चाहिए, काव्य पूर्णतः छंद मुक्त होना चाहिए। यहाँ पे कविता लिखा है, बाकी जगह काव्य लिखा है। अगर कोई ऐसा छात्र भी है जो कंफ्यूज हो रहा है कि कविता और काव्य अलग कैसे हो गया, नहीं, ये काव्य कविता एक ही होता है ना, कविता को काव्य कहते हैं, काव्य को ही कविता कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, छोटी सी नॉर्मल सी बात है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है। ठीक है, भाषा की काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को काव्य की मानक भाषा बनाने का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए, हरिओत भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी, बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुप्त मैथिली शरण गुप्त, या बालकृष्ण भट्ट। किसको जाता है? सरस्वती पत्रिका के बारे में बात हो रही है ना। जब भी इनके बारे में बात होगी तो आपके जहन में एक बहुत ही खूबसूरत सा उत्तर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, एमपीडी, महावीर प्रसाद द्विवेदी एमपीडी, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी एचपीडी। ये दोनों है ना द्विवेदी जी, ये दोनों एक ही काल के युग के हैं, लेकिन दोनों ही जलवा, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, दो भाई, दोनों ही कैसे क्या है यार, मुझे याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 32, अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत हिंदी साहित्य में दलित, स्त्री और आदिवासी विमर्श का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? ए, केवल आर्थिक शोषण का चित्रण करना, बी,
हाशिए से समाज की पहचान, उनके संघर्ष और अधिकारों की दावेदारी करना। सी, प्राचीन भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करना। डी, महानगरीय जीवन की विसंगतियां। बताना है केंद्र बिंदु क्या है, मुख्य विषय। ऑप्शन नंबर बी, हाशिए के समाज की पहचान कर उनके संघर्षों और अधिकारों की दावेदारी करना है। ये विमर्श आपको पढ़ना होगा, मतलब आपके यूनिट नंबर 4 में मिलेगा, ये ना 4 में, ये हाँ, वैचारिक पृष्ठभूमि में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 33, विद्यापति की पदावली। इसके विद्यापति की पदावली हमारे कविता संग्रह में है और इसके संपादक है डॉक्टर नरेंद्र झा। के पदों में मुख्य रस कौन सा है? विद्यापति की पदावली में मुख्य रस कौन सा है? ए वीर, बी शांत, सी श्रृंगार या डी करुणा। विद्यापति किस प्रकार के कवि है, ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता दो कि इनके मुख्य रस कौन सा होता है? श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 34, भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार ये संग्रहण रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया है, ठीक है। में गोपियों और उद्धव के संवाद का दार्शनिक आधार क्या है? ए, सगुण साकार पर निर्गुण निराकार की विजयी, ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की विजयी, अद्वैतवाद की स्थापना, पुष्टि मार्ग का खंडन। उनके संवाद चलता है, देखो पूरी जो रचना है ना, गोपी और उद्धव का जो पूरा संवाद चलता है, उसके बाद जो भी अलग अलग टाइप से संवाद चलता है, उनका कटाक्ष होता है, ठीक है। भ्रमर जी के सार में जितने भी संवाद होते हैं वो सब किस पर आधारित होते हैं ज्यादातर, मतलब क्या सिद्ध करना चाहते हैं, यही आपको बताना है ना। इसका सीधा सा मूल भाव यही है, सिद्ध क्या करना चाहते हैं वो, ठीक है। भले ही वो गोपियां कृष्ण के विरह में जो जल रही हैं ना, और उनके प्रेम के लालसा में मतलब जो भी बातें कर रही हैं, है ना, जो भी कटाक्ष कर रही हैं, वो सब उनका उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, उनका जो पर्सनल मतलब जो निजी उद्देश्य तो उनका कृष्ण के प्रति है, लेकिन जो कवि लेखक है, ठीक है, सूरदास जी है, तो उनका उद्देश्य क्या है आपको वो बताना है ना, ध्यान रखना है, वो बताना ना कि गोपियों का उद्देश्य बताना है। तो उनका उद्देश्य था ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति का विजय। मतलब जो उद्धव क्या लेके आया था, ज्ञान की कोठरी, मतलब गठरी लेके आया था ना, वो ज्ञान बांट रहा था, और गोपियां होती है प्रेम में, तो प्रेम जीतता है ना। अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है ना, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, घनानंद की घनानंद की कविता है कविता संग्रह की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? रीतिबद्ध काव्य रचना है, लाक्षणिक मूर्तिवत्ता और पीर दर्द की गहन अनुभूति है, या सी, प्राकृतिक आलंबन रूप में चित्रण है, आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है। ये तो नहीं है भैया, ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है। इनके यहाँ पर दर्द बहुत मिला है, क्योंकि विरह हो गया था ना, प्रेमिका ने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा में राम की निराशा का मूल कारण क्या है? राम निराश क्यों हो गए थे? ए, वानर सेना की दुर्बलता, बी, रावण का अमर होना, सी, अन्याय रावण के पक्ष में शक्ति का होना अर्थात देवी, डी, विभीषण का असहयोग। वो निराश क्यों हो गए थे? क्योंकि शक्ति उनकी तरफ हो गई थी, रावण की तरफ, ठीक है, इसलिए वो शक्ति की आराधना करते हैं और अपनी तरफ शक्ति को करते हैं, उसके बाद फिर विजय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मुक्तिबोध की भूल गलती कविता में भूल गलती को किस रूप में चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए, एक छोटे बच्चे के रूप में, बी, जिरहबखदार
जरखबदार पहने हुए एक क्रूर सुल्तान के रूप में। ये होता क्या है, कोई जानता है? कुछ तो पहना है। एक बेबस कैदी के रूप में या एक अमूर्त विचार के रूप में। ऑप्शन हमारा बी ही सही होगा। ठीक है, जिरह खब्दर पहने हुए एक क्रूर सुल्तान, जो भी पहना है, ठीक है, याद कर लेना। इसका मतलब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं दिया शायद। क्वेश्चन नंबर 38। धूमिल की कविता मोची राम के लिए पेशे का क्या अर्थ है? केवल धन कमाने का साधन, एक भाषा जिसके माध्यम से वह समाज की सच्चाई को समझता है, समाज में हीनता का बोध, पुश्तैनी मजबूरी। क्या है पेशे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, एक भाषा जिसके माध्यम से वह समाज की सच्चाई को समझता है। क्वेश्चन नंबर 39। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सबसे पहले छपा हुआ ग्रंथ है, क्योंकि इसमें पहली बार तिलिस्म और एयारी से हटकर यथार्थवादी और सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है, क्योंकि यह पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है, या डी, क्योंकि इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है। कौन सा कारण है जो इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बनाता है? ठीक है, जल्दी से बताओ सटीक रीजन। यही है ऑप्शन बी, लंबी लंबी लिखी हुई है ना। बोनस टिप्स में इसमें मिला था आपको ये सवाल क्वेश्चन को हल करने के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा का मूल स्वर क्या है? ए, इतिहास की हुबहू पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर बी, स्त्री सम्मान की रक्षा और उदात्त प्रेम। ऑप्शन नंबर सी, केवल राजनीतिक संघर्ष, या डी, मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का समर्थन। क्या होगा इसका सही आंसर? बी, स्त्री के सम्मान की रक्षा और उदात्त प्रेम के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 41। फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल में किस गांव को कथा का केंद्र बनाया है? सही सबको पता होना चाहिए। शिवपालगंज, बेलारी, मेरीगंज या गंगोली। बच्चों को बताइए। मेरीगंज था। क्वेश्चन नंबर 42। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? 1857 की क्रांति, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1857 की क्रांति, बी 1882 का भारत छोड़ो आंदोलन, या सी भारत विभाजन और सांप्रदायिक दंगे, या आपातकाल। किस घटना पर आधारित? सबको पता है ना, वेरी वेरी सिंपल, आपातकाल, सांप्रदायिक दंगे। क्वेश्चन नंबर 43। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी का केंद्रीय भाव क्या है? जमींदार के हृदय परिवर्तन के माध्यम से मानवीय संवेदना की जीत। ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण अंधविश्वास। ऑप्शन नंबर सी, बाल मनोविज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी, स्त्री विमर्श। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि किस पृष्ठभूमि पर रची गई है? ए, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, या स्वतंत्रता संग्राम। युद्ध तो है, प्रथम या द्वितीय कंफ्यूजन हो गया ना। मुझे पता है हुआ ना हुआ होगा किसी न किसी का। युद्ध तो याद है, लेकिन कौन सा प्रथम या विश्व युद्ध है, लेकिन कौन सा होगा? पैसा प्रथम विश्व युद्ध था ना।
दूसरे विश्व युद्ध में तो हमारे भारतीय लोग गए ही नहीं थे, हाँ बाद में जाना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 45, जैनेन्द्र की कहानी अपना अपना भाग्य में समाज के किस वर्ग की विडंबना को दर्शाया गया है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग की विलासिता और गरीब वर्ग खासकर बच्चों की दयनीय स्थिति। बी राजनेताओं का भ्रष्टाचार। मध्यम वर्ग का एकाकीपन या कृषक वर्ग की समस्या। ऑप्शन नंबर ए सही होगा ना, विलासिता जैसे वकील और बच्चे, पहाड़ी गरीब बच्चा। क्वेश्चन नंबर 46, शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार की मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह और सूबेदार, गुसाई और लक्ष्मा, गजाधर बाबू और उनकी पत्नी, या रामधन या धनिया। गोसाई और लक्ष्मा। क्वेश्चन नंबर 47, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, नामवर सिंह ने माना या नंगेदर ने माना? हिंदी की पहली कहानी किसने माना है? जल्दी से बताएंगे। नामवर सिंह ने माना है। क्वेश्चन नंबर 48, धर्मवीर भारती कृत नाटक अंधा युग का प्रकाशन वर्ष क्या है? अंधा युग का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1953, 1955, 1960 या 1952? तो इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1955। देखो कहीं 56 भी लिखा है, मतलब 54 भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों साथ में एक साथ देता है तो आपको 55 लगाना है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक देता है 54 या 55 तो आपको 54 लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 49, मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में सावित्री का चरित्र मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? एक आदर्श भारतीय नारी, पूर्णता की तलाश में भटकती एक असंतुष्ट महानगरीय स्त्री, एक क्रूर शासिका या वैराग्य धारण करने वाली स्त्री। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अधूरे पल को दूर करने के लिए असंतुष्ट तलाश रही है लोगों को। क्वेश्चन नंबर 50, शंकर शेष के नाटक एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के माध्यम से आधुनिक काल की किस समस्या को उभारा गया है? ए युद्ध की विभाषिका, बी शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और शिक्षक की मजबूरी, पारिवारिक विखंडन और सांप्रदायिकता। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध में मुख्य रूप से किस वायसराय की नीति पर व्यंग्य किया गया है? लॉर्ड डलहौजी पे, लॉर्ड कर्जन पे, या लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन पे? लॉर्ड कर्जन को चिट्ठियां लिखी गई थी, है ना, बी आएगा सही। क्वेश्चन नंबर 52, रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है के अनुसार कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, हृदय की मुक्त अवस्था को प्राप्त करना, उपदेश देना, शब्दों का जाल बुनना। क्या होगा? बी हृदय की मुक्त अवस्था को प्राप्त करना। कविता क्या उद्देश्य होता है? विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन ए विचारात्मक है, ललित निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है, शोधपरक निबंध है। निबंध किस प्रकार का है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जल्दी से बताएंगे। ललित निबंध है ना। क्वेश्चन नंबर 54, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध मजदूरी और प्रेम में किससे सच्चे ईश्वर की पूजा माना गया है? सच्चे ईश्वर की पूजा किसे माना गया है मजदूरी और प्रेम में? ऑप्शन ए मंदिर में प्रार्थना करने वालों को, कठिन शारीरिक श्रम और किसान मजदूर के काम को, वेद पढ़ने, संन्यास लेने को,
मजदूरी की बात हो रही है तो यही होगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, कुबेरनाथ रॉय के निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में उत्तरा फाल्गुनी मानव जीवन की किस अवस्था का प्रतीक है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवन के ढलान और प्रौढ़ावस्था के आगमन का काल लगभग 40 से 45 वर्ष, या मृत्यु के निकट का समय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 56, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति का मुख्य विषय किस गद्य विधा के अंतर्गत आता है? ए आत्मकथा, बी रेखा चित्र, सी जीवनी, या डी यात्रा वृत्तांत। किसके अंतर्गत आता है माटी की मूर्ति? ऑप्शन नंबर बी रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 57, तुलसीराम की रचना मुर्दहिया किस विधा की रचना है और इसमें किस समाज का यथार्थ चित्रण है? ऑप्शन नंबर ए यह उपन्यास और सवर्ण समाज का चित्रण है। ऑप्शन नंबर बी यह आत्मकथा है, दलित समाज का चित्रण है। यह कहानी है, आदिवासी समाज का चित्रण है। रिपोर्ट तार्ज है, श्रमिक वर्ग का चित्रण है। ये क्या है? आत्मकथा है और दलित वर्ग का चित्रण है, दलित समाज का। शिवरानी देवी की पुस्तक प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? ए रेखा चित्र, बी संस्मरण जीवनी, या आत्मकथा, या डायरी। देखो सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैंने कहा था। ठीक है, सुनता कोई नहीं है। चलो भुग दो। इसका होगा ऑप्शन सी संस्मरण या जीवनी, है ना। जीवनी और संस्मरण एक साथ क्यों रखा है? क्योंकि लगभग उनका एक जैसा समान होती है ना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा साथ में कि एक ऑप्शन में संस्मरण दे दिया और जीवनी दे दिया, दोनों में से कोई एक देगा, लेकिन जीवनी ही देगा, है ना। जीवनी प्रमुखता के तौर पर रहेगी, भले ही दोनों ऑप्शन दे दिया तो भी। क्वेश्चन नंबर 59, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, रविंद्रनाथ टैगोर, या बंकिम चंद्र चटर्जी की? शरद चंद्र जी की है ना। क्वेश्चन नंबर 60, रमणिका गुप्ता की रचना अपहुदरी क्या है? क्या है ये? कौन सी विधा हो सकती है? यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह एक निर्भीक और बेबाक आत्मकथा है, साहित्यिक यात्रा साहित्य, या रिपोर्टाज है। ये एक निर्भीक और बेबाक आत्मकथा है, अपने जीवन के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 61, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित पोलाराम का जीव में समाज की किस बुराई पर तीखा व्यंग्य है? दहेज प्रथा, लाल फीताशाही और सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी अंधविश्वास, या शिक्षण प्रणाली पर व्यंग्य है। ऑप्शन बी सही होगा हमारा, लाल फीताशाही और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के ऊपर व्यंग्य है। क्वेश्चन नंबर 62, अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद मुख्य रूप से किन यात्राओं पर आधारित है? यूरोप की यात्रा, भारत के भीतर के स्वदेशी यात्रा, रूस यात्रा, अमेरिका यात्रा। बताना है अरे यायावर रहेगी याद, ये किन यात्रा किन देश या पर हमारे भारत देश के बारे में या बाहर के देश कहाँ की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है, आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे। भारत के भीतर की विदेशी यात्राएं। क्वेश्चन नंबर 63, राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा में किस भाषा और संस्कृति का गहराई से अन्वेषण हुआ है? पाली और बौद्ध, प्राकृत और जैन, अरबी और सूफी, संस्कृत और वैदिक। कौन सी संस्कृति का वर्णन है? पाली और बौद्ध संस्कृति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 64, आइए रिचर्ड के मूल्य सिद्धांत थ्योरी ऑफ वैल्यू का मुख्य विषय आधार क्या है? ए अर्थशास्त्र,
बी मनोविज्ञान, आवेगों का संतुलन, समाज शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र। आयरजेट के मूल्य सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? बी मनोविज्ञान और आवेगों का संतुलन। क्वेश्चन नंबर 65, रूसीवाद साहित्य के मूल्यांकन में किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देता है? ए लेखक के जीवन को, बी पाठक के सामाजिक संदर्भ को, सी साहित्य की रूपगत विशेषताओं और तकनीकों को, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। किसको महत्व देता है? रूसी रूपवाद। रूसी रूपवाद के बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना। ये साहित्य की रूपगत विशेषताओं और तकनीक को महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 66, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसने हिंदी गद्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए 1790, बी 1800, 1857 या 1900? 1800 में हुई थी ना, एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, अंबेडकर दर्शन का भारतीय समाज के संदर्भ में मुख्य स्वर क्या है? पूंजीवाद का समर्थन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, सामाजिक असमानता, जाति प्रथा का उन्मूलन और शोषितों का उत्थान, ग्रामीण स्वशासन का एकांतिक समर्थन। विषय क्या है उनका मुख्य? सी सामाजिक समानता और जाति प्रथा का उन्मूलन और शोषितों का उत्थान करना उनका मुख्य विषय स्वर है। पृथ्वीराज रासो रेवा तट के संदर्भ में रेवा किस नदी का नाम है? ठीक है, रेवा तट ही हमारे सिलेबस में रखा गया है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, तो उससे ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपको सही क्वेश्चन बना है। तो ये रेवा जो है वो किस नदी का नाम है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा या डी सरस्वती। किस नदी का नाम है? रेवा खंडे। ये एक ग्रंथ में भी आया है। ठीक है, तो आपको उसका नाम बताना है ना। ये तो नर्मदा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां मुख्य रूप से किस उद्देश्य से लिखी गई है? गंभीर दार्शनिक ज्ञान देने के लिए, ज्ञान मनोरंजन, जन मनोरंजन और भाषा के खेल के लिए, राजाओं की प्रशंसा के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए। ये सब छोड़िए ना यार, ये तो सिंपल है ना। मनोरंजन के लिए मुकरिया और पहेलियां पढ़ के क्या होता है? मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 70, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? हमारे सिलेबस में उत्तरकांड ही है रामचरितमानस के, पूरे कांड नहीं है। हालांकि पूरे कांड भी पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि खास तौर पर उत्तरकांड से क्वेश्चन पूछता है। अगर डीप में पूछेगा तो उत्तरकांड से पूछेगा, हल्का हल्का पूछेगा तो दूसरे कांड से भी पूछ लेगा, है ना। कितने कांड होते हैं आप खुद ही बताओगे? बताओ मुझे। ये पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए राम की बाल्यावस्था उत्तरकांड में क्या रही है मुख्य विषय? राम का बाल्यावस्था, लंका का युद्ध, राम राज्य का वर्णन और ज्ञान भक्ति का शास्त्रीय विवेचन, भूषणी, गरुड़ संवाद और सीता का स्वयंवर। जैसे कि आपने बड़ी बड़ी शब्दों में पढ़ लिया होगा ना, राम राज्य का वर्णन और ज्ञान भक्ति का शास्त्रीय विवेचन है। क्वेश्चन नंबर 71, महादेवी वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली में किस दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है? ए मार्क्सवाद, बी बौद्ध दर्शन, क्षणवाद या दुखवाद, सी अद्वैत वेदांत या डी जैन दर्शन। किस दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, परिलक्षित होता है? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध दर्शन है ना।
क्वेश्चन नंबर 72, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद में, अकाल के बाद घर की स्थिति में क्या बदलाव आता है? ऑप्शन ए, घर में बहुत धन आ जाता है। बी, घर के अंदर कई दिनों बाद चूल्हा जलता है और चमक लौटती है। लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, बारिश होने लगती है। क्या परिवर्तन बदलाव आता है? कई दिनों के बाद ये उनकी कविता है, बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी है और बहुत गहराई में लिखी गई है ना, समझने लायक है, जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 73, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में, इन जंगलों का चित्रण कैसा है? ऑप्शन ए, सूखे और वीरान है। बी, नींद में डूबे हुए ऊँघते और सघन है। क्रिटिक की इमारतों में बदलते हुए बताया गया। कंक्रीट केवल हिंसक जानवरों के बारे में है, हिंसक जानवर भरे हुए हैं। क्या बताया है इसके बारे में? बताया ना, ये तो पंक्ति भी हमारी कविता में पूछ ली जाती है ना, नींद में डूबे हुए ऊँघते हुए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में वैद्य जी किस संस्था को अपने नियंत्रण में रखते हैं? छगमल विद्यालय, कॉलेज और कोऑपरेटिव यूनियन, केवल ग्राम पंचायत, पुलिस स्टेशन या अस्पताल? अरे कॉलेज को ही अपने कंट्रोल में रखते हो। क्वेश्चन नंबर 75, मन्नू भंडारी के महाभोज नाटक का मुख्य विषय क्या है? एक पारिवारिक विवाह समारोह, दलित उत्पीड़न और उसके इर्द गिर्द बुनी गई सड़ी गली स्वार्थी राजनीति, ऐतिहासिक युद्ध या पौराणिक कथा? ऑप्शन नंबर बी आएगा ना, दलित और उसके इर्द गिर्द बुनी हुई सड़ी गली राजनीति, भ्रष्टाचार है राजनीति में। क्वेश्चन नंबर 76, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पिछले टेस्ट में भी आ चुका है, आपको ध्यान देना चाहिए ना। बहुत आवाज करता है। ऑप्शन ए, काका कालकर, बी सावरकर बंधु या आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम कृष्ण। कौन है? ई 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? अ की 12 खड़ी का सुझाव देने वाले कौन है? जल्दी से बताइए। काका कालेलकर, सुझाव काका कालेलकर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 77, मेला आंचल उपन्यास में प्रशांत का चरित्र मुख्य रूप से क्या है? का चरित्र मुख्य रूप से क्या है? ऐसे कैसा है पूछ रहा है वो। एक भ्रष्ट राजनेता है, एक सेवाभावी डॉक्टर है, या एक विद्रोही किसान या स्वार्थी शिक्षक? डॉक्टर ही था भाई। क्वेश्चन नंबर 78, असाध्य वीणा कविता में प्रियवंद ने वीणा को किससे साधने का प्रयास किया? ए, अपने अहंकार से, बी, राजकीय शक्ति से, पूर्ण आत्मसमर्पण और मौन से, और तंत्र मंत्र? पूर्ण आत्मसमर्पण और मौन से साधने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय आदिकाल को वीर गाथा का नाम किसने दिया? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, रामचंद्र शुक्ल नगेंद्र या रासुल साकरियातायन? आदिकाल को वीर गाथा का नाम किसने दिया? सबको बताइए भाई साहब, किसने दिया था? हमारे शुक्ल जी ने दिया था। अब लड्डू वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझे लग रहा है ना कि ऐसे लग रहा है। प्लेटो के अनुसार काव्य का मुख्य दोष क्या है? वह भाषा को कठिन बनाता है, वह भावनाओं को उत्तेजित कर बुद्धि को निर्बल बनाता है, वह समाज को मनोरंजन नहीं करता, वह ईश्वरीय सत्ता को नकारता है। काव्य का मुख्य दोष। बी,
वह भावनाओं को उत्तेजित कर बुद्धि को निर्बल बनाता है। बकरी नाटक के रचयिता कौन है, जिसमें समकालीन राजनीति का तीखा व्यंग्य है? सर्वेश्वर दयाल, हबीब तनवीर, मोहन राकेश, मुन्नी भंडारी। कौन है भैया? सक्सेना जी हैं। क्वेश्चन नंबर 82, 80, 81 और 82 ही होता है। 82 तो 82 रीतिकाल की किस धारा के कवियों ने लक्षणा ग्रंथ की रचना नहीं की, किंतु उनके काव्य में रीति का प्रभाव स्पष्ट है? इसको भी अभी जाना था क्या? सॉरी है ना, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। रीतिकाल की किस धारा के कवियों ने लक्षणा ग्रंथ की रचना नहीं की, किंतु उनके काव्य में रीति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। रचना नहीं की किंतु काव्य का प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या भक्ति काव्य। किन कवियों की बात हो रही है? रीति सिद्ध, जैसे कि बिहारी जी। क्वेश्चन नंबर 83, बोधा न नाव इस ठाव, सॉरी बांधो न नाव इस ठाव बंधु, कविता की रचयिता कौन है? बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये कविता की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, निराला जी हैं, पंत जी है या आज्ञे है? कौन है? बांधो न ठाव नाव इस ठाव बंधु, नाव ठाव, वेरी कूल। ये निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 44, मानस का हंस उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, बिहार जैसी। किस कवि पर आधारित है? तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 85, रस के कितने अंग माने गए? 2, 4, 8, 9। रस के कितने अंग माने गए? ठीक है, कितने अंग माने गए हैं? 4। रस के 4 अंग माने गए हैं। बताना है कौन से कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 46, ईदगाह कहानी में हामिद ने अपनी दादी के लिए क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। ऑप्शन मत पढ़ो, बहुत पुरानी कहानी और सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, अंधा युग नाटक की कथा किस युग के अंत पर आधारित है? सतयुग के, त्रेता युग के, द्वापर युग के, कल युग के? किस युग के अंत पर आधारित है भैया? जल्दी से बताएंगे भाई। इसके बाद कौन सा युग स्टार्ट होने वाला था और कौन सा युग खत्म होने वाला था? द्वापर युग खत्म होने वाला था, ठीक है, और कलयुग स्टार्ट होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर और हिंदी के संदर्भ में यूनिकोड का मुख्य लाभ क्या है? यह केवल अंग्रेजी के लिए है। बी, यह हिंदी सहित विश्व के सभी भाषाओं के लिए एक समान मानक फॉन्ट व्यवस्था देता है। सी, यह डाटा को डिलीट कर देता है। यह केवल ऑफलाइन कार्य करता है। ऑप्शन बी सही होगा हमारा, है ना, इसीलिए लड्डू बोल रहा था। ऑप्शन बी लड्डू वाले। क्वेश्चन नंबर 89, कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? आशा, श्रद्धा, चिंता, आनंद। कामायनी का प्रथम सर्ग क्या है? आशा सर्ग है ना। वो सबसे पहले चिंता करता है ना कि सब मिट गया, लुट गया, फूट गया,
उसके बाद आशा सर्ग आता है, क्योंकि श्रद्धा दिखती है तो आशा सर्ग आ जाता है। फिर श्रद्धा आ जाती है उसके पास तो श्रद्धा सर्ग हो जाता है। तो चिंता सर्ग है सबसे पहला। बहुत ही सर्गों का ना अच्छे से ध्यान रखना है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको याद करने का तरीका है कि आप वो जो मनु है ना, वो कहाँ कहाँ जाता है, किन किन से मिलता है, और उसके बाद जो भाव प्रकट होते हैं उनके हिसाब से आपको याद करना होगा, और इससे ना बहुत जल्दी याद हो जाएगा और ज़्यादा देर तक याद रहेगा। देखो ठीक है, आप सबसे पहले वो सब लूट जाता है, प्रलय की रात होती है तो सब वो पहाड़ पे बैठा होता है, अकेला चिंता में डूबा होता है। लेकिन जब मनु को देखता है, श्रद्धा को देखता है, वो मनु जब वो दिखती है तो उसके मन में आशा आ जाती है कि हाँ चलो कोई तो है। फिर मनु के पास आती है श्रद्धा, तो श्रद्धा सर्ग हो जाता है ना। वो दूर होती है तो आशा सर्ग होता है, पास आती है तो वही सर्ग हो जाता है, श्रद्धा सर्ग। फिर बातें करते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसके हिसाब से होता है। ये एक फ्री एडवाइस है ना, फ्री टिप, ये अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आपका जीवन, ठीक है, आपका भविष्य। मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 90। झूठा सच उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ए, किसान का जीवन, विभाजन की त्रासदी, आदिवासी संघर्ष, या दरबार का जीवन। झूठा सच विभाजन की त्रासदी पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 51। विरेचन शब्द का अर्थ अरस्तु ने किस संदर्भ में लिया? भाषा की शक्ति, करुण और त्रास, डर के माध्यम से मन के विकारों का परिष्कार, शब्द शक्ति, ज्ञान या अहंकार, अलंकार का प्रयोग। अरे बी सही होगा यार, बड़ी सी व्याख्या से सही सब पता चल जाता है। भोलाराम का जीव में भोलाराम की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? बुढ़ापा, बीमारी, पेंशन या दुर्घटना? क्या है? पेंशन है ना, मतलब वो जिंदा थे तब भी उनको पेंशन नहीं मिली, मरने के बाद भी नहीं मिलती है, तो पेंशन की वजह से ही मरते हैं और उन्हीं की फाइल में जाके अटक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग किसके विरह वर्णन पर केंद्रित है? ए, सीता, बी, उर्मिला, सी, मांडवी, या डी, श्रुतकृति? उर्मिला के विरह के बारे में बताया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 94। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए, विकास के लिए, ए 343, बी 351, सी 348, या अनुच्छेद 14? कहां पर वर्णन है संविधान में? कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है। 51। क्वेश्चन नंबर 95। तीसरी कसम कहानी में हीरामन क्या काम करता था? बस चलाता था, गाड़ी चलाता था, गाड़ीवान था, या दुकानदार था, या सरकारी मुलाजिम था, सरकारी मुलाजिम, सॉरी उर्दू शब्द ऐड कर रही है यार ये गाड़ीवान था ना, बैलगाड़ी चलाता था। क्वेश्चन नंबर 96। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कुंतक है, भामा है, मम्मट है, क्षेमेंद्र है? वक्रोक्ति की बात हो रही है, वक्रोक्ति जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए, कुंतक। वक्रोक्ति के लिए जाने जाते हैं कुंतक जी, है ना। ध्वनि के लिए कौन जाने जाते हैं? आनंदवर्धन। भामा काव्य, मम्मट अलंकार, क्षेमेंद्र का आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 97। मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार मजदूर की मजदूरी किस रूप में चुकाई जा सकती है? पैसों से, सोने चांदी से, प्रेम और सहानुभूति, या अनाज से? किससे चुकाई जा सकती है?
प्रेम और सहानुभूति से भी चुकाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 98, अमृतसर आ गया कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती या अज्ञेय? कृष्णा सोबती द्वारा रचित है ये अमृतसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अस्मिता मूलक विमर्श में स्त्री विमर्श की एक प्रमुख कृति, एक कहानी, यह भी किसकी आत्मकथा है? कृष्णा सोबती की है, मन्नू भंडारी की है, महादेवी वर्मा की है या शिवरानी देवी की है? किसकी है ये? मन्नू भंडारी की है ना, एक कहानी है भी आत्मकथा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषा में राजस्थानी वर्ग की कौन सी बोली नहीं है? हिंदी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी, उसके अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, बी मालवी, सी मेवाती या डी बघेली? बताना आपको जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है ना, जल्दी से, थोड़ा टाइम भी ले लो, मैं टाइम देता हूं ना, टाइम टेकिंग टाइम। चलो, बघेली है ना? बघेली नहीं है, बाकी सब है। एक और आती है जयपुरी, ठीक है, जयपुरी, ओके, ढूंढाने भी कहते हैं उसको। तो आज का टेस्ट खत्म हो चुका है, हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू, यहाँ तक आप आए हो तो आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप MP सेट को क्लियर करो, है ना, और अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी को क्लियर करो। जैसा कि आज 27 तारीख है, आज 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है MP प्रोफेसर के एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो आप अपना एग्ज़ाम बखूबी और बहुत अच्छे से दो। 1 तारीख को एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम होने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और अच्छे से पेपर दीजिएगा ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाए। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तो आ ही गई है, और फॉर्म फिल करो, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। और हाँ, इस क्लास की जो आंसर की है वो ये रही है, या तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो मैं इसकी फ़ोटो, ठीक है, मैं आपको PDF के साथ दे दूंगा, है ना, मतलब आंसर की PDF के साथ लास्ट में मिल जाएगी। ओके, चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं अगले टेस्ट में। एक टेस्ट और बचा है, जैसा कि मैंने वादा किया था, ये तीसरा टेस्ट है, और 4 तो कंपलसरी होगा, 5वें का डाउट है बोला था, अभी भी डाउट है, शायद अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं 5वां टेस्ट भी ले लूँगा, और 5वां टेस्ट वो होगा हमारा एग्ज़ाम वाले दिन सुबह सुबह, है ना, मॉर्निंग में। तो सब तैयार रहना, अगर आया तो आपका टेस्ट ये 7 बजे तक लगभग आ जाएगा 1 तारीख को, सुबह 6 बजे तक, है ना, सुबह 6 बजे तक अगर हो गया, मैंने बना पाया टेस्ट, तो सुबह 6 बजे तक आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप सुबह 6 बजे टेस्ट लगा लीजिएगा, उसके बाद अपने एग्ज़ाम के लिए निकल जाइएगा। हालांकि जो टाइम है वो अच्छा खासा है, मतलब लेट तक है, तो आप सुबह सुबह आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सुबह 6 बजे टेस्ट आ जाएगा, अगर हुआ तो आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना। अगर 7 बजे तक भी नहीं आता है तो फिर समझ लीजिएगा कि नहीं आया, या फिर आप एक बार चैनल पे आके चेक कर सकते हो विजिट करके कि आया कि नहीं आया, है ना। लेकिन मेरी गारंटी 6 बजे तक हो जाएगा अगर हुआ तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, बाय, धन्यवाद।